संस्कृत भाषा में पत्र कैसे लिखते हैं, चित्र वर्णन कैसे करते हैं, किसी टॉपिक पे अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं, इत्यादि प्रश्नों के समाधान के लिए आज हम 9वीं कक्षा के सिंपल प्रश्न पत्र के पार्ट 2 को लेकर उपस्थित हूँ। तो मैं राम सूरज चौरसिया आप सभी का आर्य संस्कृत क्लासेज यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूँ। तो फटाफट बच्चों वीडियो को लाइक करिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर 4 भागों में विभक्त होता है, काखंड, खाखंड, गाखंड और घाखंड। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने काखंड अपठित अवबोधनम को पढ़ लिया था। आज के भाग में हम लोग खाखंड रचनात्मक कार्यम को पढ़ेंगे, जो कि 15 अंक का है। क्या पढ़ेंगे? रचनात्मक कार्यम। इसके अंतर्गत हम लोग 5 अंक का पत्र लेखन, 5 अंक का चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन और 5 अंक का अनुवाद सीखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्रश्न है रचनात्मक कार्यम का, इस प्रश्न के द्वारा आप सबकी रचनात्मक क्षमता, क्रिएटिविटी पावर चेक की जाती है कि आपके अंदर रचनात्मक क्षमता कितनी है। क्योंकि भाग 1 में आपने अपठित अवबोधनम को पढ़ा था, उसमें आपने पैसेज से ही उत्तर लिख लिए थे, यानी आपने उसमें कॉपी कर लिया था, उसमें आपने ज्यादा चिंतन शक्ति का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इस भाग में आपकी थिंकिंग पावर, चिंतन शक्ति का परीक्षण होगा। इसीलिए इस खंड का नाम है रचनात्मक कार्यम। आपको रचना करना है। किसकी किसकी? पत्र लिखना है, चित्र वर्णन करना है और ट्रांसलेशन करना है। हाँ तो बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न होता है पत्र लेखन का। इस बार शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने आपके पेपर में यही बदलाव किया है कि जो पत्र पहले रिक्त स्थान के रूप में आपको मिलता था, इस बार आपको पूरा पत्र स्वयं लिखना है। तो इसके लिए आपको अभी से अच्छी तैयारी करके जाना है, जिससे आप पत्र लिख सकें। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है, भवतः नाम गौतमः अस्ति। भवतः आपका नाम गौतम है। भवान आप 9वीं कक्षायाम पठति, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अद्य आज भवता गृहे, आपके घर पर अनेके अतिथया आगमिष्यन्ति, अनेक मेहमान आएंगे। अतः इसलिए तेषाम व्यवस्था यही, उनकी व्यवस्था के लिए भवान आप विद्यालयात, विद्यालय से एकस्य दिनस्य, एक दिन का अवकाशम प्राप्तुम इच्छति, अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं। एतद अर्थम, इसके लिए प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, इसके लिए आप प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपका प्रश्न है। तो पत्र लेखन में प्रश्न पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रश्न पढ़ने से ही आपको ज्ञात हो जाता है कि पत्र लिखने वाला कौन है, किसके लिए लिखा जा रहा है और पत्र का विषय क्या है। पत्र में 3 ही बातें मेन होती हैं, किसके लिए लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, पत्र का विषय क्या है। तो पत्र पढ़ने से ही आपको ज्ञात हो गया कि लिखने वाला गौतम है। अब आपका जो भी नाम है, विवेक, रवि, शालिनी, मालिनी इत्यादि जो भी नाम है, आप उसको भूल जाएं। आप ये याद रखें हमारा नाम गौतम है, क्योंकि पत्र के प्रश्न के अनुसार ही आपको उत्तर लिखना होता है। यह पत्र अवकाश का है, अर्थात छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है। और किसके लिए लिखा जा रहा है? प्रधानाचार्य के लिए। तो आप लोग हिंदी में भी या इंग्लिश में भी आप ढेर सारे पत्र लिखे हुए हैं। तो पत्र की शुरुआत होती है तो सर्वप्रथम हम लोग दाहिने तरफ ऊपर दिनांक लिखते हैं। तो दिनांक आप जिस दिन पत्र लिख रहे हैं, सेम वही दिनांक आपको लिखना है। उसके बाद क्या करते हैं, आप हिंदी में लिखते हैं सेवा में। क्या लिखते हैं? सेवा में। तो सेवा में को संस्कृत में कहते हैं सेवायाम। अब ये सेवायाम पद कैसे बना? तो भैया जो सेवा है वो बालिका शब्द की तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो बालिका का सप्तमी विभक्ति में होता है बालिकायाम, बालिका में। जैसे अनुवाद आ गया बालिका में बुद्धि है, तो बालिकायाम बुद्धि अस्ति। तो वैसे सेवायाम, सेवा में मतलब सप्तमी। तो ये सेवायाम आप सभी पत्र में लिखेंगे, चाहे वो प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं या किसी चिकित्सालय अध्यक्ष को लिख रहे हैं, तो आप सेवायाम जरूर लिखते हैं।
तो सेवायाम बिल्कुल याद कर लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदयाः राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिल्ली, उसके बाद पिन कोड। अब यहाँ प्रधानाचार्य महोदयाः बहुवचन क्यों किया गया है, तो हम सभी जानते हैं आदर प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना, चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी थे, था नहीं कहते हैं, थे कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सम्मान प्रकट करना है। तो यहाँ प्रधानाचार्य महोदय हमारे लिए सम्माननीय हैं, इसलिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखें। उसके बाद बात आती है कि पत्र का विषय क्या है। तो विषयः, विषय हेडिंग लिखेंगे। विषय क्या है, एक दिन का अवकाश। तो क्या लिखेंगे, एकस्य दिनस्य अवकाशार्थम निवेदनम। आप हिंदी में भी लिखते हैं एक दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, तो वही संस्कृत में भी ऐसा ही लिखना है, एकस्य दिनस्य अवकाशार्थम निवेदनम। फिर उसके बाद संबोधन करते हैं, महोदयाः। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ना मान्यवर, महोदय, वैसे यहाँ भी संबोधन भी बहुवचन में करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो पूजनीय हैं। तो महोदयाः। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सविनयम निवेदनम अस्ति। हिंदी में आप लिखते हैं सविनय निवेदन यह है कि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरा नाम ये है, इत्यादि इत्यादि। तो वैसे संस्कृत में भी लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि। अब की के लिए यहाँ पे यत लिखा हुआ, क्योंकि यत माने होता है कि, तो यत आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि अहम भवतः विद्यालय 9वीं कक्षायाम पठामि, मैं आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब ये वाक्य हमने कहाँ से लिया, ऊपर देखो प्रश्न में लिखा हुआ है भवान 9वीं कक्षायाम पठति, ये मिल गया आपको। तो जहाँ भवान है वहां आप अहम कर दीजिए। का जो प्रश्न है वो आपके लिए, भवान माने आप, तो आप अपने लिए अहम का प्रयोग करेंगे ना, आप भवान थोड़ी करेंगे। तो क्रिया भी बदल जाएगी, जो वहां पे पठती है वो यहाँ पे पठामी हो गई है। तो आप थोड़ी भी अगर अपनी सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग करेंगे तो प्रश्न से ही आप पत्र लिख सकते हैं। तो अहम भवता विद्यालय 9वीं कक्षायाम पठामि, मैं आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। उसके बाद प्रश्न में देखिए लिखा गया है अद्य भवता गृहे अनेके अतिथया आगमिष्यन्ति। तो इस लाइन को ज्यों का त्यों आप लिखेंगे, बस केवल परिवर्तन कहाँ करना है, भवतः पे। भवतः मतलब आपके, सामने वाला आपसे कह रहा ना आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। तो मेरा, मेरी, मेरे, इसके लिए संस्कृत में पद आता है मम, जिसको आप इंग्लिश में माई कहते हो, उसको संस्कृत में कहते हैं मम। तो जहां पे भवता है वहां पे आप मम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, अद्य मम गृहे अनेके अतिथया आगमिष्यन्ति। अब आप देख रहे हो ना कि पत्र के प्रश्न से ही हम कैसे उत्तर ढूंढ पा रहे हैं। आपको संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, पत्र के प्रश्न से ही आप थोड़ा परिवर्तन करके पत्र लिख सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, और ये संस्कृत है हम कैसे लिखेंगे, आप डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, डर के आगे जीत है। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न में ही लिखा हुआ है अतः तेषाम व्यवस्था यही भवान विद्यालयात एकस्य दिवसस्य अवकाशार्थम प्राप्तुम इच्छति। अब इस वाक्य को भी हम वैसा ही लिखेंगे, बस केवल थोड़ा परिवर्तन करेंगे। जहां भवान है वहां अहम कर देंगे और इच्छति क्रिया के स्थान पे इच्छामि कर देंगे, क्योंकि अहम के साथ इच्छामि आता है, पठामि आता है। तो कैसे लिखेंगे, अतः तेषाम व्यवस्था यही अहम विद्यालयात एकस्य दिनस्य अवकाशम प्राप्तुम इच्छामि। इसलिए उनकी व्यवस्था के लिए मैं विद्यालय से एक दिन की छुट्टी चाहता हूँ। अब यहाँ तक जो प्रश्न का विषय था वो हो गया। अब थोड़ा निवेदन कर दिए प्रधानाचार्य महोदय से, अतः प्रार्थये, प्रार्थये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। ये प्रार्थये को याद करिए, क्योंकि आप ये सभी पत्र में लिखेंगे जो भी आप किसी अधिकारी के लिए लिखेंगे। अतः प्रार्थये, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, यत कि एकस्य दिनस्य अवकाशम प्रदाय, एक दिन का अवकाश प्रदान कर, प्रदाय मतलब देकर या प्रदान कर, अनुग्रहम कुर्वन्तु भवतः, भवतः आप, अनुग्रहम कुर्वन्तु हमारे ऊपर कृपा करें।
फिर उसके बाद भवतः महती कृपा भविष्यति, आप हिंदी में भी लिखते हैं आपकी बड़ी कृपा होगी। तो आपकी बड़ी कृपा होगी, उसके लिए संस्कृत में ये वाक्य लिखा जाता है भवतः महती कृपा भविष्यति। भवतः आपकी, महती बड़ी, कृपा कृपा भविष्यति होगी। उसके बाद अंत में आपको धन्यवाद भी लिखना होता है, क्योंकि अगर उन्होंने छुट्टी दे दी तो आपको धन्यवाद भी करना है। तो उसके लिए लिखेंगे सादरम धन्यवादाः। और पत्र के अंत में दाहिनी साइड नीचे अपना नाम लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? भवताम आज्ञाकारी शिष्य। भवताम आपका आज्ञाकारी शिष्य गौतमः। अब यहाँ पे गौतम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पत्र के प्रश्न में ही आपका नाम निश्चित कर दिया है। अब यहाँ आप विवेक, शालिनी, मेधा इत्यादि नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप जो पत्र में नाम लिखा है वही लिखेंगे। तो भवताम आज्ञाकारी शिष्य गौतमा कक्षा 9वीं। तो इस तरह से अगर आप पत्र लिखेंगे तो 100% आप पत्र के लिए निर्धारित 5 में से 5 अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। तो हमें आशा है अब आपको पत्र कैसे लिखते हैं, कैसे विषय समझते हैं, पत्र के प्रश्न से कैसे सहायता लेते हैं इत्यादि विषय आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम और ढेर सारे पत्र आपके लिए लेके आएंगे। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आपके पेपर में यही पत्र आए, कोई दूसरे विषय का पत्र आ सकता है। तो आगे हम आपको कई विषयों के पत्र उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद तीसरे प्रश्न के रूप में चित्र वर्णन का प्रश्न आता है। एक चित्र दिया होता है, उसके नीचे मंजूषा दी गई होती है। आपको उस चित्र के विषय में 5 वाक्य लिखना होता है। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर 3 है। लिखा हुआ है अधः प्रदत्तम चित्रम, अधः नीचे, प्रदत्तम दिए गए, चित्रम चित्र को, दृष्टवा देख करके, मंजूषायाम मंजूषा में, प्रदत्त शब्दानाम दिए गए शब्दों की, सहायेन सहायता से, पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। तो ये चित्र वर्णन का प्रश्न होता है। चित्र दिया गया होता है, चित्र के विषय में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। और आपकी सहायता के लिए हेल्पिंग बॉक्स अर्थात मंजूषा भी नीचे दी गई होती है। तो आप मंजूषा का उपयोग करिए और वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाने के पूर्व इंस्ट्रक्शन में आपको क्या ध्यान देना होता है कि आप मंजूषा को देखिए, उसमें से जो पद आपको लगेगा हाँ मैं इसको लेकर के वाक्य बना सकता हूं, तो आप बना लीजिए। आपको मंजूषा से एक भी पद नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बिना मंजूषा के पद के सहायता लिए आप स्वयं अपनी तरफ से वाक्य बना सकते हैं। ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि आप मंजूषा के पद के द्वारा ही वाक्य बनाइए, वो तो आपकी सहायता के लिए दिए गए हैं। आप स्वयं भी वाक्य बना सकते हैं अपनी तरफ से। तो मंजूषा में देखिए क्या क्या लिखा गया है। कृषकः किसान, सूर्यातपे सूर्य की धूप में, मेघाना बादलों की, योगदानम योगदान, वृषभो 2 बैल, अन्योत्पादने अन्न उत्पन्न करने में, चालयति चला रहा है, हलम हल को, कर्षतः जोत रहे हैं, रेलयानम रेलगाड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको चित्र का अवलोकन करना चाहिए कि चित्र में क्या क्या है, किस किस विषय को लिख करके हम वाक्य बना सकते हैं। बच्चों को यह प्रश्न कठिन लगता है, लेकिन ये प्रश्न बहुत आसान होता है। बस चित्र देखिए, चित्र में जो भी आपको विषय मिले उसको लेकर के एक वाक्य बनाइए। वाक्य छोटा हो या बड़ा हो उसका कोई मतलब नहीं है, वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। बस 2 शब्द का वाक्य है या 10 शब्द का वाक्य है, मिलेगा आपको एक ही नंबर। इसलिए कोशिश करें वाक्य छोटा बनाएं। तो छोटे वाक्य बनाने के लिए हम यहाँ पे आपको 3 क्रियापद याद करा रहे हैं। अस्ति, अस्ता, सन्ति। अस्ति का अर्थ होता है, अस्ता का अर्थ होता है 2 हैं, और सन्ति का अर्थ होता है बहुत से हैं। तो अस्ति एक वचन का क्रियापद है, अस्ता 2 वचन का, और सन्ति बहुवचन का। तो चित्र में एक भी वस्तु दिखाई दे तो आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे चित्र में देखिए, किसान है, बैल है, महिला है, बालक है। तो आप लिख सकते हैं कृषकः अस्ति, महिला अस्ति, आलुकान सन्ति, वृषभो अस्ता। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। लेकिन अब कोई विद्यार्थी के सर जी हम और अच्छा वाक्य बनाना चाहते हैं तो, अरे भाई आपको किसने मना कर रखा है,
आप और सुंदर वाक्य बनाइए। तो देखिए यहाँ पे हमने आपकी सहायता के लिए कुछ वाक्य बनाए हुए हैं। तो अगर आपको संस्कृत अच्छे से आती है तो आप थोड़ा अच्छा वाक्य बनाए। तो क्या लिखेंगे, इदम ग्रामस्य चित्रम अस्ति, यह चित्र गांव का है, क्योंकि चित्र देखने से आपको पता चल गया कि गांव का चित्र है। तो इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र है, ये आप हर चित्र में लिख सकते हैं। बस यहाँ पे जहाँ पे ग्रामस्य है यहाँ पे आपको परिवर्तन करना है, क्योंकि अगर विद्यालय का चित्र है तो विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, रास्ते का चित्र है तो मार्गस्य चित्रम अस्ति, जंगल का चित्र है तो वनस्य चित्रम अस्ति। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद दूसरा वाक्य बनेगा, देखिए किसान जो है खेत को जोत रहा है। तो क्या वाक्य बनाएंगे, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। उसके बाद महिला जो है आलू को उठा रही है अर्थात चुन रही है। तो क्या वाक्य बनाएंगे, महिला आलूकम चिनोति। तीसरा वाक्य है, एक बालक जो है आलू को रख रहा है। तो क्या वाक्य बनाएंगे, एकः बालकः आलूकानि स्थापयति, एक बालक आलूओं को रख रहा है। उसके बाद देखिए चित्र में रेलगाड़ी भी दौड़ रही है। तो क्या बनाएंगे, रेल यानम धावती। अब यहाँ पे एक और बना सकते हैं कि रेलगाड़ी धुआं छोड़ रही है, रेल यानम धूमम मुंचती। चित्र में देखिए रेलगाड़ी के आगे चिड़िया भी उड़ रही है। तो क्या लिखेंगे, चटकाह संति, चिड़िया हैं। उसके बाद चित्र में देखिए रास्ता भी है। तो क्या लिखेंगे, मार्गम अस्ति। उसके बाद दो बैल हैं। तो देखिए मंजूषा में दिया गया है बिरसभौ। तो क्या वाक्य बनाएंगे, बिरसभौ अस्ता, क्योंकि दो बैल हैं तो उसके लिए द्विवचन की क्रिया आएगी अस्ता। तो अगर आप द्विवचन के वाक्य बना रहे हैं तो उसका ध्यान रखें। उसके बाद दो वाक्य हम ऐसे बता रहे हैं जो आप किसी भी चित्र में लिख सकते हैं जिसमें दो व्यक्ति दिखाई दें। पहला वाक्य है वार्ता चलती और दूसरा है चित्रम सुंदरम अस्ति। ये वाक्य आप किसी भी चित्र में लिख सकते हैं। तो हमें आशा है इस तरह से आप चित्र लेखन के प्रश्न को अच्छी तरह हल करेंगे और 5 अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। इस प्रश्न के अथवा के रूप में अनुच्छेद लेखन का प्रश्न आता है। एक टॉपिक अर्थात प्रकरण दिया होता है जिसके ऊपर आप मंजूषा की सहायता से अनुच्छेद लिखना होता है आपको। तो देखिए हमें प्रश्न लिखा गया है, मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम, मंजूषा में दिए गए शब्दों के द्वारा निम्नलिखित विषयम अधिकृत, नीचे लिखे गए विषय को आधार बनाकर पंचभी संस्कृत वाक्य, 5 संस्कृत वाक्यों के द्वारा अनुच्छेदम लिखत, अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पे प्रकरण अर्थात टॉपिक क्या दिया है, विद्यालयम, विद्यालय के ऊपर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो अगर आपको चित्र वर्णन नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। वैसे इस प्रश्न से अच्छा आपको चित्र वर्णन आसान होता है, क्योंकि चित्र में आपको ढेर सारी सामग्री लिखने के लिए मिल जाएगी। तो अनुच्छेद कैसे लिखेंगे, यहाँ भी देखिए मंजूषा दी गई है, उसमें शब्द दिया गया है छात्राः श्याम पट्टे, श्यामपट पर या श्यामपट में, क्रीडन्ति खेलते हैं, पाठयति पढ़ाता है, क्रीडांगणे खेल के मैदान में, पाठम पाठ को, घंटा वादनम समय, विविध विषयान विविध विषयों को, उत्साहेन उत्साह के साथ। तो ये मंजूषा है, आप इसकी सहायता से वाक्य बनाइए। तो विद्यालय के ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक वाक्य बनाया है, मम विद्यालयस्य नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। तो पहला वाक्य तो यही हो जाएगा कि आप विद्यालय का नाम लिखें। फिर उसके बाद आप चिंतन करिए विद्यालय में और क्या क्या होता है। तो आप कुछ वाक्य हिंदी में बनाइए, फिर उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर लीजिए। तो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, तो विद्यालय में मतलब सप्तमी, तो उसमें विद्यालय का सप्तमी में क्या बनेगा, विद्यालय, बालक शब्द की तरह बाल के वैसे विद्यालय। तो वाक्य क्या बनेगा, विद्यालये छात्राः पठन्ति, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। तीसरा वाक्य बनेगा, विद्यालय शिक्षकाः विविध विषयान पाठयन्ति, विद्यालय में शिक्षक विविध विषयों को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए विविध विषयान आपके मंजूषा में दिया है और मंजूषा में पाठयत दिया गया है। तो यहाँ पाठयत एक वचन है, तो विद्यालय में एक शिक्षक तो होते नहीं है,
बहुत से शिक्षक होते हैं, कई विषयों को पढ़ाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया है। तो आप ये भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ शिक्षकाः कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन की आपको प्रयोग करनी है। चौथा वाक्य बनेगा आपका विद्यालय पुस्तकालयः भवति। विद्यालय में लाइब्रेरी होती है। पांचवा वाक्य आप बना सकते हैं कि विद्यालय में साइंस लैब होता है, तो क्या लिखेंगे, विद्यालय विज्ञान प्रयोगशाला भवति। और छठा वाक्य बनाएंगे क्रीडांगणे छात्राः खेलन्ति, क्योंकि क्रीडांगणे मंजूषा में दिया है, क्रीडन्ति भी मंजूषा में दिया है, और छात्राः भी लिखा हुआ है, तो आप मंजूषा की सहायता से अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो चित्र वर्णन और अनुच्छेद लेखन आपको कठिन भले लगे, लेकिन ये बहुत आसान प्रश्न होता है। अगर आप बिल्कुल शांत मन से चित्र को देखेंगे, अनुच्छेद को समझेंगे, तो बिल्कुल आप 5 अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। आपका तीसरा प्रश्न होता है अनुवाद का। तो देखिए लिखा गया है अधोलिखितानां वाक्यानां, नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करिए। केवलम वाक्य पंचकम, केवल 5 वाक्य करने हैं, अर्थात यहाँ पे 7 दिए हैं, 7 में से आप कोई 5 करने हैं। अब कोई विद्यार्थी कहे सर अगर हम 7 कर दें तो, अरे भैया 7 कर दीजिए, किसने आपको रोका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना कहा गया है उतना करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको और सारे प्रश्न लिखने हैं। अगर आप एक ही प्रश्न में ज्यादा समय खर्च कर देंगे तो आगे वाले प्रश्न आप नहीं लिख पाएंगे। तो यह अनुवाद का प्रश्न विद्यार्थियों को सबसे कठिन लगता है। तो इसके लिए आपको शब्द रूप, धातु रूप और कारक प्रकरण तीनों का ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद में आप जो वाक्य लिखा है केवल उसकी भाषा बदलनी होती है, उसकी आप प्रकृति में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके काल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला वाक्य दिया गया है राघव बाजार जाता है, अब ये वर्तमान काल का वाक्य है, क्योंकि जाता है क्रिया क्या है, जाता है, एक वचन है, और कौन जा रहा है, राघव, राघव अकेला जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, बाजार। तो वह बाजार क्या हो गया, कर्म हो गया, राघव क्या हो गया, कर्ता हो गया, जाता है क्या है, क्रिया है, बस वाक्य तैयार। क्या बनेगा, राघवः आपणम गच्छति, राघव बाजार जाता है। कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता प्रथम पुरुष का तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, इसका आप ध्यान रखें। अनुवाद में यही तो आपको ध्यान देना होता है कि कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की आपको प्रयोग करनी है, नहीं तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। दूसरा वाक्य है उद्यान में लोग घूमते हैं, तो उद्यान में मतलब सप्तमी। आपको कारक चिन्ह याद है ना, नहीं याद है तो आप हमारे चैनल पे जाइए ना, हमने 51 सेकंड का एक नन्हा सा वीडियो बनाया है, वो भी गा करके कारक चिन्ह आपको याद कराए, कर्ता ने कर्म को, याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो उद्यान में मतलब सप्तमी, तो क्या होगा, उद्याने लोग घूमते हैं। अब यहाँ देखो घूमते हैं, अब ते हैं से आपको ज्ञात हो गया कि एक लोग नहीं घूम रहे हैं, बहुत से लोग घूम रहे हैं, अर्थात क्रिया बहुवचन की है। लोग घूमते हैं तो लोग जो होंगे वो प्रथम पुरुष में होंगे, तो लोग के लिए क्या प्रयोग होता है, जनः, बहुवचन में क्या बनेगा, जनाः, और घूमने के लिए कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है, भ्रमति। तो क्या वाक्य बनेगा इसका, उद्याने जनाः भ्रमन्ति। तीसरा वाक्य है सीता गाना गाती है, गाती है इससे ये पता चल गया कि वर्तमान काल की क्रिया है, और सीता अकेले गा रही है, इससे ये पता चला क्रिया एक वचन की है, गाने वाली सीता है जो कि प्रथम पुरुष की कर्ता है, और क्या गा रही है, गीत। तो गीत को क्या कहते हैं, गीतम, बस अनुवाद तैयार। क्या होगा, सीता गीतम गायती। चौथा वाक्य है हिमालय से गंगा निकलती है, ये थोड़ा सा ऊपर वाले अनुवाद की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें हिमालय से, अब गंगा हिमालय से निकल रही है तो हिमालय से अलग हो रही है, तो हिमालय से जब अलगाव होगा तो उसमें पंचमी लगाएंगे, क्योंकि आपने कारक चिन्ह पढ़ा है, पंचमी अपादान से अलगाव। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो से मतलब पंचमी, और गंगा करता है, अकेली है, तो एक वचन में रहेगा, निकलती है, इसके लिए प्रभवती क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, निर्गच्छति का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बस आपका अनुवाद तैयार है।
क्या होगा? गंगा हिमालयात प्रभवती। आगे ना समझ में, हिमालयात क्यों आया है? क्योंकि हिमालय से मतलब अलगाव। जैसे बालक विद्यालय से घर जाता है तो विद्यालय से अलग हो रहा है, तो बालकः विद्यालयात गृहम गच्छति। मान लो आपके पेपर में अनुवाद आ गया, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वहां पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो उसका अनुवाद भी बिल्कुल इसकी तरह बनेगा, वृक्षात पर्णान पतन्ति। पांचवा वाक्य है गुरु को नमस्कार है। किसको नमस्कार है? गुरु को नमस्कार है। आप लोग भी करते हैं ना, कहते हैं ना सर जी नमस्ते, मैडम जी नमस्ते। तो अगर आप संस्कृत में अपने गुरु का अभिवादन किए हैं तो आप बिल्कुल इस वाक्य का अनुवाद कर लेंगे। तो आपने कारक प्रकरण में पढ़ा होगा कि नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वषड योगाचा, कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हमको जिसको भी नमः पद के द्वारा नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी लगाते हैं। इसीलिए पंडित जी जब आते हैं घर पे तो क्या कहते हैं? गणेशाय नमः, शिवाय नमः। तो वैसे गुरु में चतुर्थी लगाइए तो क्या बनेगा? गुरुवे। तो आपका अनुवाद होगा गुरुवे नमः। है ना आसान? जिसको भी आपको नमस्कार करना होगा उसमें चतुर्थी लगाएंगे। मान लो सरस्वती को नमस्कार करना होगा तो क्या कहेंगे? सरस्वत्यै नमः। और ये नमः वाला अनुवाद आता ही आता है, तो आप इसका ध्यान रखें। छठा है बालक दंड से डरता है। अरे भैया मार से कौन नहीं डरता? गांव में कहावत है कि मारने से भूत भाग जाता है। तो ये बालक क्या है? बालक भी तो दंड से डरेगा ना। तो आपने पंचमी विभक्ति के प्रकरण में पढ़ा है कि जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे दंड से डरता है, यहाँ से तृतीया वाला से नहीं है, ये पंचमी वाला से है, क्योंकि से तृतीया विभक्ति में भी आता है करण से, और अब पंचमी में भी आता है अपादान से। तो जो से है ये से द्वारा वाला से नहीं है, ये डरने वाला से है। तो डरने वाले से में भैया पंचमी विभक्ति होती है, जिससे भी हम डरेंगे उसमें पंचमी। और डरने के लिए क्रिया याद कर लीजिए, कौन सी क्रिया होती है? बिभेति। आप पूरा धातु रूप नहीं याद कर सकते, कोई बात नहीं, केवल एक पद याद कर लीजिए, बिभेति। तो इसका अनुवाद होगा बालकः दंडात बिभेति। तो बिभेद क्रियापद याद रखिए, क्योंकि ये डरने वाला वाक्य हमेशा पूछा गया है। 10वीं में भी आता है, 9वीं में भी आता है, मिड टर्म में आएगा, फाइनल टर्म में आएगा, सब टर्म में आता है ये डरने वाला वाक्य। तो अगर आपको अपने डर का भूत भगाना है ना तो इस विभेद को याद कर लीजिए। तो हमें आशा है कि आपको डर का भूत भाग गया होगा और आप जिससे डरेंगे उसमें पंचमी लगाएंगे और विभेद क्रिया भी याद कर लिए होंगे। इसके बाद आपका 7वां वाक्य आ गया, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। लड्डू तो सबको अच्छे लगते हैं ना, इसीलिए तो कोई जब खुशी आती है तो गांव वाले या आपके पड़ोसी कहते हैं ना भैया लड्डू खवाओ। बर्फी रसगुल्ला काला जाम नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? लड्डू। इसीलिए यहाँ पे वाक्य आया है मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें, जिसको अच्छा लगता है वह चतुर्थी में होता है। जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं तो बालक में चतुर्थी होगी। यहाँ लड्डू किसे अच्छे लग रहे हैं? मुझे। तो मुझे ये अस्मद शब्द का रूप लगाएंगे, तो अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है? मह्यम। तो इसका अनुवाद बनेगा मह्यम मोदकानि रोचते। अब यहाँ पे मोदकान क्यों हो गया? एक लड्डू अच्छा नहीं लगता, बहुत से लड्डू अच्छा लगता है। और वाक्य में भी देखिए लिखा हुआ है अच्छे लगते हैं, तो लगते हैं यानी बहुवचन, तो लड्डू में बहुवचन लगाएंगे तो क्या बनेगा? मोदकानि। लड्डू को मोदक कहते हैं और यह नपुंसक लिंग का शब्द है। जैसे फलम फले फलानि, वैसे मोदकम मोदके मोदकानि। तो बच्चों इस तरह से आपको अनुवाद आ गया होगा और आप संस्कृत के पेपर में 80 में 80 नंबर लाएंगे और सबको लड्डू खिलाएंगे, ऐसी हमें आशा है। इससे आगे वाले प्रश्न हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। तो सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।